अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। आज का शो करते हैं शुरू। आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं वो सलाम तकाफुल के नाम से इंश्योरेंस कंपनी रन कर रहे हैं। इसके अलावा उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, SKA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO भी हैं। इसके अलावा इनकी जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जो काम होते हैं वो रियल एस्टेट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, रेनोवेशन भी है, इंटीरियर भी करके देते हैं। अगर आपका घर जो है आप सजाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर हैं, रोटरी क्लब के मेंबर हैं और इसके अलावा ये क्या क्या करते हैं ये हम इन्हीं से भी बात करके पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद खुर्रम अनीस साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सो स्वीट। सो थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ये बताएं, सलाम तकाफुल ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जी। ये नाम बड़ा डिफरेंट है। जी, बेसिकली तकाफुल इज़ इस्लामिक नेम ऑफ इंश्योरेंस। ओके। और सलाम तकाफुल चूँकि एक इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है लेकिन इस्लामिक कंपनी है तो इसलिए इंश्योरेंस का वर्ड नहीं आता, तकाफुल का वर्ड आता है। तकाफुल का वर्ड। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है दो ही ऐसी बॉन्ड, जिसको मैं क्लॉज इस्तेमाल करता हूँ, कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो प्योर इस्लामिक हैं। अदरवाइज जितनी भी बाकी दूसरी कन्वेंशनल कंपनीज हैं वो उन्होंने अपनी विंडोज खोली हुई हैं। अच्छा। बिकॉज ऑफ के सलाम तकाफुल और एक और कंपनी है जो इस वक्त पॉइनियर कंपनी में आती है तकाफुल इंश्योरेंस में, तो वो दो कंपनी चूंकि मार्केट के अंदर जब आई तो बीइंग एन इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सही। तो जब वो रिस्पांस मिला तो नेचुरली जो पुराने कंपटीटर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं उनको एक थ्रेट सी फील हुई, तो उन्होंने फिर इसको इनकाउंटर करने के लिए अपनी विंडोज खोल दी। बट दे आर नॉट बॉर्न इंश्योरेंस कंपनीज। मैं बॉर्न इंश्योरेंस अगर मैं टेक्निकल वर्ड में यूज करूँ तो हमारे जो पेड अप कैपिटल होता है वो बेसिकली सिर्फ इस्लामिक की विंडो के इस्लामिक के अंदर है। तो चूंकि तो जो बाकी जो कन्वेंशनल कंपनी है उनके जो पेड अप कैपिटल होता है वो कन्वेंशनल का होता है। वो सिर्फ एक विंडो फॉर्म करते हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितना अरसा हो गया इसको मतलब स्टार्ट किए हुए? सलाम में बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। यस। और आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके। बट आई एम एट अ सीनियर लेवल। बट वाइस प्रेसिडेंट की भी तो एक मतलब एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल एक अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छी पोजीशन है। और बेसिकली मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं तकरीबन, और अप्रॉक्सीमेटली, और मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो के साथ हम यहाँ पे काम करें जिसमें बहुत सारे मल्टीनेशनल्स भी हैं हमारे क्लाइंट और लोकल कंपनीज में, और हर इंडस्ट्री से में जितने भी, चाहे वो फार्मा हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, फूड सेंटर हो, बैंक्स हो, तो हर सेक्टर के क्लाइंट्स हमारे पास हैं। ओके। तो आपको 5 साल हो गए इस डेजिग्नेशन पे आए हुए, ये भी कोई मामूली इंसान नहीं बैठ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अनीस साहब, जर्नी शुरू कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जो बेसिकली स्कूलिंग है वो मेरे फादर जो थे ही वाज एन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ओके। ही वाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट माशाल्लाह। तो उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी। तो चूंकि उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी तो उसकी वजह से मेरी जो स्कूलिंग है वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल से मैंने स्कूलिंग की। सही हो गया। मैट्रिक, और फिर हम कराची शिफ्ट हो गए। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर की फिर पोस्टिंग हो गई थी इस्लामाबाद काउटा, जो आपका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। तो यानी कि ये पोस्टिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। जी हाँ। तो वो हैदराबाद से जब पोस्ट आउट हुए और फिर वो इस्लामाबाद चले गए तो वो फिर हम शिफ्ट हो गए कराची, क्योंकि उस ज़माने में इस्लामाबाद बड़ा एक सुनसान सा इलाका होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली, नहीं है, वो अभी भी वैसा है। तो वो अर्ली 90s की बात है। यू नो, सॉरी आई इंटरप्टेड यू। जितने भी माशाल्लाह आपको पता है कराची के जिंदा दिल लोग हैं, लाहौर के भी जिंदा दिल हैं, लेकिन जब वो इस्लामाबाद जाते हैं तो वो कहते हैं 9 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो जाती हैं। और ये हकीकत है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस जमाने में तो और ज्यादा हालात ऐसे थे कि तो हमारी फैमिली जो थी हमने ये डिसाइड किया कि हम कराची में रहें, और फादर जो थे वो वहाँ पे थे, उनकी पोस्टिंग।
तो फिर मैंने यहाँ से इंटर किया, यहाँ पे एक कॉलेज है नेशनल कॉलेज, तो वहाँ से इंटर किया, उसके बाद फिर मास्टर्स किया, मैंने एमबीए किया, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, फिर और डिप्लोमा मुख्तलिफ। तो फिर फाइनली मैं जब पढ़ के पास आउट होकर के तो मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। तो आई वॉज वर्किंग फॉर अ फार्मा इंडस्ट्री अबाउट 20 years, और दैट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक जर्मन कंपनी है जिसमें मैं काम करता रहा। तो वहाँ से फिर मैंने फाइनली उसी दौरान जब मैं काम कर रहा था, तो चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन और जिस तरह के हालात हैं अभी उसमें तो आप देखिए मुआशी बहरान है, और ये तो पूरी दुनिया में आया हुआ है। जी हाँ, आप जिस जहाँ पे भी आप बात कर लें, बल्कि मेरी सिस्टर हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो वो यही कहती हैं कि भाई बहुत महंगाई है। अब जब वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं तो यहाँ के लोग बेचारे क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो जी। बस यही है, वो एक रीज़न था कि एक तो ये था कि साथ साथ चूंकि मैं बिजनेस पढ़ा हुआ था, तो एक हमेशा से मुझे ख्वाहिश बिजनेस की रहती थी। सही। तो जब मैं जॉब पे चला तो गया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ करता That's रहता what था। I want to say कि मेरा ये सवाल मैं सोच रही थी कि मैं आपसे करूं, ये बात आपने कर दी कि एक बंदा जिसने बिजनेस पढ़ा हो वो जॉब पे कैसे किस दिल से जाता होगा? देखें, बेसिकली होता है कि हम चूंकि उस फैमिली बैकग्राउंड से थे जो बिजनेस में कभी रही नहीं, अच्छा, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता था कि जी डॉक्टर, अच्छी इंजीनियर, जॉब मिल जाए एमबीए, बस। सीए, तो हाँ अच्छी हाँ, जॉब ये मिल होता जाए, है फैमिली में। वाइट कॉलर जॉब आप स्टार्ट करते थे। कोशिश होती थी कि किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल से स्टार्ट करने करियर। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर अच्छा स्टार्ट, मैंने अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, और मैं एक बहुत ही मतलब इस जो है अच्छी एक मल्टीनेशनल मतलब फार्मास्यूटिकल आपने कंपनी। जो है सीढ़ी चढ़ी, जी मतलब हाँ, बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ी बिल्कुल, हैं आपने? नहीं सीढ़ियाँ चढ़ी हैं मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आपने। बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। बिल्कुल। और फिर वहाँ से जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, तो काम जाहिर सी बात है जब आप थोड़े सीनियर लेवल पर आते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम भी निकालने की तो मैंने साथ ही साथ मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ बिजनेस तो करता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एक मतलब जिससे कुछ दूसरों को भी फायदा और साथ साथ मुझे भी फायदा हो। सही। तो मैंने फिर कंस्ट्रक्शन की लाइन ज्वाइन की। तो और कंस्ट्रक्शन की लाइन को ही क्यों चुना? देखें, बेसिकली चूंकि जो इसमें क्या एक ऐसी आपको चीज नजर आई, नहीं इसके कौन सी अंदर चीज ने अट्रैक्ट किया, आपने कहा "मैं मुझे कंस्ट्रक्टर बनना है"? नहीं, वो बेसिकली देखें सबसे जो मेन चीज़ थी उसमें कि अगर मैं कोई भी बिजनेस, चूंकि जो आप जॉब कर रहे होते हैं, आप भले कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हैं, कितनी भी अच्छी आपकी सैलरी पैकेज है, लेकिन जो आप जॉब कर रहे होते हैं तो वही आपका जो है समझे जो वो जमा पूंजी नाइन जिसको टू आप कहते हैं, फाइव। जो सेविंग आपकी हाँ होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, आई यू कैन कैन नॉट, अंडरस्टैंड। हाँ, तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट सेविंग्स। तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है कि जी मेरी कम से कम ये थिंकिंग थी कि यार खुदा ना खास्ता अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो वो पैसे मैं लूज ना कर जाऊं, क्योंकि सही। यही मेरी सब कुछ है। सही। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ऐसा काम है कि अगर मैं बनाता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता हूँ, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तो मेन तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लॉट खरीदना है, क्योंकि सही। मैंने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो मैंने अपना ओन कुछ किया बिजनेस में। वाह। प्लॉटिंग भी मेरी होती थी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं खुद करता था, फिर कंप्लीट मकान बना के फिर उसको मैं बेचता हूँ। वाह। तो बस इस तरह से मैंने सोचा कि सेफ काम कौन सा है सबसे ज्यादा, कि जहाँ पे लॉस के चांसेस कम हो। कम से कम हो या ना होने के बराबर हो। तो ये एक ऐसा काम है कि जिसमें आप सबसे जो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसका यूं समझ लें कि 75% तो आपके जो प्लॉट है वो होता है। वो तो वो होता है। आपके नाम ही होता है, आप खरीदते हैं अपने नाम पे या अपनी फैमिली मेंबर के ठीक है। नाम पे लेते हैं। तो वो पैसे मुझे ये लगता था कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ 75% मेरी इन्वेस्टमेंट सेव है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि उसके लिए उस पे मकान बनाना शुरू करना है। 25% तो वो जो बाकी चीजें, 25% है हाँ। वो भी सामान जो खरीदूंगा वो दूसरे दिन अपने प्लॉट पे लाके लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर वो मुझे लगा कि नहीं ये काम ऐसा है कि जिसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेनी थी। ओके। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू किया, और फिर उसमें ये था कि आप हमारे बड़े हमेशा से आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी में आप ले तो वो कभी ना कभी आपको पैसे दे के जाती है, और सही। कंस्ट्रक्शन तो ऐसा काम है कि आपको फौरी तौर पे रिटर्न आना शुरू होता रिटर्न आना है। शुरू और हो जिस जाता जमाने में मैंने काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी। है। ये कौन से ईयर की बात ये है? यूं समझ लें कि मैंने तकरीबन 20 इयर्स बैक, मैं भी वो जानना चाह रही हूँ कि वो कौन सा साल था कि जिसमें हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी अच्छी थी। बस अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, और सबसे अच्छी जो बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी कुछ पीरियड ऐसा ज़रूर आता है हर थोड़े अरसे हाँ। बाद जिसमें हम इकोनॉमिकली बड़े अच्छे जैसे कि आजकल बहुत जोरों शोर का एक मैदान सजा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे हाँ बढ़ते बस हैं। आजकल थोड़ा सा हाँ हालात जी। ऐसे हैं कि लेकिन जब आपने पहला अपना प्लॉट लिया
उस वक्त जो है क्या आपके थॉट्स थे कि पहला प्लॉट ले लिया है, अब उसको मतलब ऑब्वियसली सजाने के लिए एक वो अंदर से आपको एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं अब इसको बनाऊंगा और फिर इसको सेल करूंगा, तब उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, और पहला जब सेल हुआ उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? बहुत आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मैं बस ऐसे ही सवाल है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और ये खास करके दूसरों के लिए बहुत जो जरूरी सुनने है, वाले हैं उनके लिए बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब मैंने जब इन्वेस्टमेंट की तो मुझे सबसे पहली थॉट तो ये थी कि रिस्क मैंने रिस्क ले रहे थे एनालिसिस किया, तो मैंने ऑब्वियसली। देखा कि जी सेव रिस्क सेव गेम होना चाहिए कि हाँ जिसमें चांसेस लॉस के कम से कम। तो ये बड़ा अच्छा काम है उस पॉइंट से, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि 75% तो अब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका सेफ ही होता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसे आपके नाम है। फिर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, जब आपका मकान कंप्लीट हो जाता है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने जो भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपका मकान बिक जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता, मेरी जो कैलकुलेशन थी वही थी कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे कि नहीं बिक रहा है मकान, तो मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूँ। मतलब सेफ था, मैं हर मतलब वो तरह से आपके पैसे सेविंग में सेफ थे चले ना, गए। मतलब और आपके ये बड़ा प्रिंसिपल अच्छा अमाउंट। आइडिया आप दे रहे जी हैं, हमारे देखने वालों को, कि अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो कंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं, वो एक रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, उनका पैसा क्योंकि सेव। उसमें देखें ना, आपकी जो मेन चीज जिस तरह मैंने कहा कि आपकी जमीन है, जो हाँ प्लॉट है, हाँ, वो आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव ओन प्लॉट। अगर तो आपका वो वो तो तो आपके सेफ है नाम पे। ना, वो तो हाँ आपके नाम पे हाँ है। हाँ, और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि हालात कभी खराब भी हो जाए तब भी प्रॉपर्टी कुछ अरसे बाद आपको पे बैक करके ही देती है। बिल्कुल तो सही। इस लिहाज से प्रॉपर्टी का काम सेफ है। और मैंने यही सोच के शुरू किया, और फिर फाइनली जब मैंने पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और जैसा कि मैंने कहता कि हालात भी बड़े अच्छे थे, तो बिकने जैसे ही वो तैयार हुआ मकान तो वो फौरन ही सेल हो गया। सेल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं 20 ईयर्स की सर्विस में इतना सेव ना कर सकूं जितना एक वाह, प्रोजेक्ट में सेव कर मतलब सकता हूँ। ऑब्वियसली उस वक्त बहुत हाँ खुश हो बिल्कुल, गया तो आप। डैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर। मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, रिटर्न अच्छा मिला, अच्छा, तो वहां से ये जर्नी। इन सब में जो है घर से आपको कितनी सपोर्ट मिली? ऑब्वियसली आपका पार्टनर जो है, जब आपने बताया कि मैं रिस्क ले रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया? मेरा ख्याल है कि जो मेरी थॉट थी उसमें 100 नहीं 200% सपोर्ट मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ का था। हाँ सही। और बल्कि वो मेरे साथ इनफैक्ट कैलकुलेशन में बैठती थी। ओके। और हमें, चूंकि मैंने कहा कि जॉब्स के से मैंने स्टार्ट किया था, तो जॉब करने वाले जो होते हैं उनकी बड़े लिमिटेड हर तरह से पैसे बिल्कुल, देखते हैं कि बहुत कहाँ से मैं लिमिटेड। क्या कर सकता हूँ। हाँ। तो ये जो बेसिकली मेरी इसमें वाइफ का रोल बहुत अहम था, क्योंकि उन्होंने बड़ा साथ दिया। और थ्रू आउट जब इनिशियल स्टेज पे आप होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात भी माननी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे और है। स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। बट उन्होंने बहुत साथ दिया, और वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि उन्होंने कुर्बानी इस लिहाज से दी कि अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने मारा, बल्कि उन्होंने मेरे साथ फ्रंट फुट पे, जिसको मैं कहता हूँ कि सारी कैलकुलेशंस में, बिजनेस फिजिबिलिटी में, बिजनेस को किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए, उन सब चीज़ों में बड़ा साथ यही दिया। बात आ जाती है कि मर्द जो होता है वो बाहर तो रिस्क ले लेता है, लेकिन अगर उसको घर से सपोर्ट नहीं मिले तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही, आपको आपके घर से फुल फुल सपोर्ट मिली। सपोर्ट था माशाल्लाह से। तो और चूंकि मेरा बैकग्राउंड टोटली, मेरी पूरी फैमिली अब में किसी ने बताया था। बिजनेस ही नहीं किया हाँ, कभी। किसी ने बिजनेस तो नहीं किया। मतलब मैं अपनी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन कि जिसने ये काम स्टार्ट किया। तो डर भी था, खौफ भी था, कि लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क थी। एक ऐसे घराने से एक ऐसा बच्चा जो है, वो एक ऐसा बंदा जो है वो रिस्क लेने जा रहा है। पेरेंट्स को जब पता चला कि आपका माशाल्लाह से पहला प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया है, तो तब क्या फीलिंग्स थी उनके? मेरी मदर की तो डेथ हो चुकी थी, ओह सो सैड। बट मेरे फादर ही वाज अलाइव एट दैट टाइम, और वो माशाल्लाह बहुत खुश थे। बहुत जिस खुश वक्त है। मैं कर रहा था स्टार्ट, तो वो थोड़ा सा हाँ, वो परेशान होता थे है थोड़ा कि सा। यार तुम इतना मेहनत से जॉब में जो भी सेविंग है, तुम इतना हाँ। बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो पता नहीं क्या होगा। बट आई वाज श्योर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह ताला पे यकीन था कि मेरी बड़ी कैलकुलेटेड मैंने रिस्क ली हुई है। अभी तो तो माशाल्लाह से आप जो है वेल नोन, आपका मतलब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एसके अल्हम्दुलिल्लाह, नाम के अल्हम्दुलिल्लाह नाम से हमारा है। डीएचए के अंदर हाँ जी। 20-22 साल हो गए काम करते हुए।
और मैं डीएचए में ही ज्यादा काम करता हूँ। अगर आप बता दें कि वो इनफैक्ट किस जगह पे लोकेटेड है तो शायद हमारा शो देख के बहुत सारे लोग देखिए, आपके मेरा पास ऑफिस जो है वो डीएचए में ही है, हाँ, फेज 8 के अंदर। और इसके अलावा बेसिकली जो मेरी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जो है वो सारी मैंने डीएचए के ही अंदर की, विद इन सही। डीएचए वो लाहौर। ज्यादा सेफ जी, है। डीएचए लाहौर में भी और डीएचए कराची में भी। ओके। और उसकी वजह यही है कि बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि वो सेफ है, क्योंकि सेफ इस लिहाज से कि देखें डीएचए में डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको बाहर किसी एरिया में अगर आप बट कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी करते भी हैं, है। बट सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी मैंने जिस तरह आपका कहा कि एक जॉब करने वाले आदमी के लिए रिस्क एनालिसिस का ये भी एक पार्ट था। एक्चुअली एक सिक्योरिटी और एक जॉब करने वाले को सिक्योरिटी चाहिए जी हाँ, हर बिल्कुल, लिहाज हर से, लिहाज से, हर बिल्कुल, लिहाज से चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बहुत डरा हुआ होता है। बिल्कुल, आई बिल्कुल। कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। जी। एनीवेज, तो आपके अब माशाल्लाह से नाउ यू आर वेल सेटल्ड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो खैर आपको पता है कि जो कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, तो सारे ही बिजनेस पे इस वक्त बड़ा ऐसे ही है। बुरा हाल है। तो सेम इज विद कंस्ट्रक्शन और तो रियल एक एस्टेट आप इंडस्ट्री। आजकल जो है क्या रेशो चल रही है, लोग घर बनवा रहे हैं या फिर लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हालात किस तरह के चल रहे हैं? देखें, रियल एस्टेट को ना दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो होता है कि जो प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, प्लॉट ठीक है। खरीदा, प्लॉट बेचा, वो। और एक होता है जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो घर बनवा रहे हो। जो घर बना रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो किस्म के होते हैं। एक तो एंड यूजर होता है जो खुद अपने लिए घर बना रहा होता है, और एक हमारे जैसे बिल्डर्स होते हैं तो जो अपने फायदे के लिए जो काम अपने कर रहे हैं। बिल्कुल Obviously। प्रॉफिटेबिलिटी, हर हाँ, बिजनेस का आपको पता है बिल्कुल कोर सही। जो टारगेट है वो तो प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑब्वियसली। तो बेसिकली इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो जहाँ तक आजकल के हालात में जो अब पिछले साल 2 साल से जो हालात हैं खास करके, तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अब ना होने के बराबर है। ओके। पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का के अलावा बाकी सारे बिजनेस का जो हाल है, वैसे ही रियल एस्टेट का, और रियल एस्टेट पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्लॉटिंग के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो ना होने के बराबर है, 100 0 है तकरीबन। और कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि एंड यूजर भी सब मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर, बाइंग पावर है नहीं लोगों को। बिल्कुल, ये परचेजिंग पावर और बाइंग पावर से ही हम स्टार्ट करेंगे एक ब्रेक के बाद। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हमारे साथ तशरीफ फरमा है सैयद खुर्रम अनीस साहब, और बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनसे जानने का मौका मिल रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो है अगर किसी इंसान ने अपना घर बाय करना हो तो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा वो घर बाय कर सकता है? क्या कॉस्ट पड़ सकती है उसको? देखें, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बजट क्या है। सबसे पहले तो देखें, पहले तो जो लोगों ने घर खरीदने होते थे, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होते थे, खास करके जो नौकरी पेशा लोग हैं, कि जो लीज पे भी घर लेते थे। बिल्कुल। और बैंक से वो सपोर्ट लेते थे, लीज कराते थे घर, और फिर उसको बाइंग करते थे, और बाद में उसकी किस्तें बैंक की अदा करते तो रहते थे। आपके पास ये फैसिलिटी जी मौजूद जी, बिल्कुल होती है? है, बिल्कुल होती है। हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बेचे हैं लोगों को जिन्होंने लीज पे हमसे घर लिए। अच्छा। बट राइट नाउ आजकल अगर आप हालात देखें तो बैंक के जो काइबोर का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत हाई हो चुका है। बहुत हाई हो तो चुका है। लोगों के लिए जो मैं बाइंग पावर की बात कर रहा हूँ, वो बाइंग पावर इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अपना जो पर्सनल जो वो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी हालात ऐसे नहीं है। बिल्कुल। तो बैंक भी इतना ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं कि अब लोग जो हैं, अगर किसी का बजट पहले मिसाल के तौर पे 5 करोड़ का था, तो वो 5 करोड़ की जगह अब 3 करोड़ पे आ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अगर वो लोन के थ्रू ले रहा है तो उसकी कोशिश है कम से कम लोन ले, ताकि उसको इंटरेस्ट रेट इतना हाई है तो जो पैसे ऊपर देने वो कम से कम देना पड़े। तो वो एक पूरा साइकिल है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर अगर कोई बाइंग हो भी रही है, तो वो एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स नहीं है। ओके। तो एंड यूजर्स हैं जिनको घर की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, अगर जिस बजट में, अगर पहले मिसाल के तौर पे एक फॉर एग्जांपल के 5 करोड़ में अगर एक घर मिलता था जो 200 गज का था, तो आज वही घर 5 करोड़ का जो में आपको 100 गज का मिलेगा। क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, चीजें बढ़ गई हैं महंगाई की प्लॉट वजह से। का प्राइसेस बढ़ गई। फिर आप जो घर जब आप बनाते हैं तो सीमेंट, सरिया, बजरी, टाइल्स, सारी चीजें 10,000 चीजें ऐसी हैं जो लगती अच्छा, हैं घरों के अलावा यहाँ पे जो है आपको भी पता है कि फ्लैट्स को ज्यादा जो है प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह की कोई चीज है
आपके पास कि जो मिडिल क्लास बंदा जो है वो आपसे मतलब बाय कर सके, जो देखिए, कर अगर मैं सके? अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं घर, ज्यादातर घर जो घर हाउसेस बनाते होते हैं वो हैं? घर बनाता हूं। मैं अच्छा हाई अच्छा राइजेस अच्छा। में काम नहीं करता। ओके ओके ओके। और मैं चूंकि डीएचए में काम करता हूं तो डीएचए के अंदर वैसे भी ग्राउंड प्लस घर ही 4 है। की अलाउ हाँ। है, और वो कमर्शियल, बहुत ही ज्यादा कमर्शियल प्लेसेस पे होता है। हम्म। तो मैंने जो अब तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो हाउसेस क्या किए बनाए, हैं? घर अभी बनाए हैं। फ्लैट्स के नहीं किया? फ्लैट्स में नहीं बनाता। ओके। तो लेकिन ऑब्वियसली चूंकि अब जिस तरह के हालात हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो अब लोगों की फ्लैट्स की तरफ रुझान और ज़्यादा बढ़ रहा है। दो वजह है, एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते हैं, और फिर सबसे बढ़ के बजट का इशू होता है। बट ये आइडिया मैंने आपको दिया जी बिल्कुल, फ्लैट्स आपने बनाने का, तो इसमें से एक फ्लैट थैंक यू आप वेरी मुझे मच भी आपका देंगे? इतना अच्छा आइडिया देने का। खैर, मजाक कर रहे हैं हम। जोक्स अपार्ट, तो काम को लेकर आप कितना पैशनेट हैं? खुरम अनीस साहब जो है वो कितना को काम को लेकर पैशनेट हैं, ये हम जानना चाहते हैं। देखें, मेरे शौक और पैशनेट होने का अंदाज़ा आप इससे करें कि मैंने जॉब के साथ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ। और आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन एन इंश्योरेंस कंपनी। जी। तो ये काम इतना आसान नहीं होता। दूर से देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है सबको कि जी सही बड़ा है। अच्छा काम चल रहा है, बड़ा सब हाँ। कुछ अच्छा है, बट इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कॉज इसके अंदर आप इंटीरियर भी कर रहे जी हैं हाँ, और बिल्कुल। लोगों को कंसल्टेंसी भी देते हैं जी हाँ, आप इसमें लोगों पूरी को। एक टीम होती है। हाँ। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की लेबर्स होते हैं, वो उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है। सही। तो वो एक पूरी टीम वर्क होता है। यही मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है कि ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, बल्कि इससे रेलेवेंट आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्री हैं बिल्कुल। जिन पे लोगों को जॉब क्रिएशन होती है, बल्कि लोगों को जॉब मैं अपॉर्चुनिटीज। विल जस्ट कॉल अपॉन कि आप उन सब लोगों के लिए करते हैं जो जिन लोगों का ख्वाब होता है एक घर बिल्कुल, लेना। बिल्कुल ऐसा ही आप है। ऑब्वियसली उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसी ऑफर जरूर देते होंगे जिसमें वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आके आपसे बाय कर सके। बिल्कुल, हम इस तरह भी करते हैं कि देखिए, बहुत से हमारे पास कस्टमर ऐसे भी आए कि जो हमें बोलते हैं कि जी हमें हमें टाइम पीरियड पेमेंट के लिए ज़्यादा चाहिए। हाँ। तो डेफिनेटली अब मैं खुद भी इस दौर से गुजरा गुजर हूँ। चुके हैं मैं आप बिल्कुल नौकरी ऑब्वियसली। और अभी भी तो कर रहा हूँ। आपको उनके दर्द का बिल्कुल, अंदाजा बहुत अच्छे से होता बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि जी एक तो मैं चूंकि बीइंग ए फाइनेंस पर्सन, बीइंग एन बिजनेस जो पढ़ा हुआ है मैंने, तो मुझे कॉस्ट को बेसिकली किस तरह मैनेज करना है वो बड़ा आता है कि आप मिनिमम कॉस्ट में आप कितना अच्छा काम करके अच्छा दे काम सकते हैं। करके दे तो सकते उससे हैं। जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो डेफिनेटली अगर आप एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ बेचते हैं तो फिर सामने जो आपका एंड कस्टमर है उसको एक अच्छी चीज़ और मुनासिब पैसे में मिल जाती है। मतलब मिल जाती जी है। हाँ, तो चलें, अल्लाह करे कि आप और तरक्की करें और आप लोगों के काम आए। मुझे ये बताएं, सोशल वर्क भी है, आप जी हाँ, सोशल वर्किंग भी करते हैं आप? जी हाँ। उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ फोरम से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रोटरी के प्लेटफॉर्म से मैं बेसिकली, रोटरी में हमारा क्लब नेक्सस क्लब है अच्छा। जो डिस्ट्रिक्ट 3271 के अंदर आता है, कराची एंड सिंध एंड बलोचिस्तान का पार्ट है। हाँ हाँ। तो उसका मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था। और अच्छा। जी हाँ, और बेसिकली उस क्लब, ये रोटरी ज्वाइन करने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी एक हम्बल कैपेसिटी में रहते जो कुछ भी दिया है, तो थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी लोगों के लिए कुछ पीपल अपने। वांट टू नो व्हाट इज रोटरी एक्चुअली। रोटरी बेसिकली एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ओके। और इट्स वर्ल्ड बिगेस्ट एनजीओ जो पूरी दुनिया में काम करती है, और पोलियो के लिए खास करके बहुत फोकस रही। अच्छा। और दुनिया से जो पोलियो को ख़त्म करने का जो मेन रोल रहा है वो रोटरी इंटरनेशनल का रहा है, जिसने इस दुनिया में पूरा जो पोलियो के मर्ज को ख़त्म किया। सही। और पाकिस्तान में भी अब तकरीबन पोलियो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल देर आर सम 5 to 6% ऐसा है कि एक्चुअली अभी भी। कुछ दूर दराज इलाके हैं जहां तक जी हाँ, ये टीम्स नहीं जा सकती जी हैं, हाँ। या फिर आपको पता है कुछ इलाकों में इन टीम्स का जाना जो है वहां के लोगों को पसंद नहीं होता। वो कॉन्सेप्शुअल थोड़ा सा एक इशू है। हाँ वो है। जी हाँ, तो बट राइट नाउ अब वो चीज़ें भी आस्ते आस्ते बेहतर हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर रोटरी ने बहुत काम किया और पोलियो को ख़त्म करने में बहुत रोल अदा किया। इंटरनेशनली तो किया ही है रोटरी रोटरी ने क्लब ख़त्म। की तरफ से कोई मतलब कुछ इकदाम किए जाते हैं, या फिर कुछ मतलब शोज करे जाते हैं, या फिर ये डोनेट करते हैं, ये क्या करते हैं?
देखें रोटरी इंटरनेशनल जो है वो तो पूरी दुनिया में काम कर रहा ठीक है। और इवन रोटरी इंटरनेशनल में इस तरह से वो अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों को भी वो एक तरह से सपोर्ट दे रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ के लोगों की मदद इमदाद के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब आया था तो जी। लास्ट, तो उसमें भी रोटरी की तरफ से एक बहुत बड़ा फंड था जो अच्छा। दिया गया था। और साथ ही साथ फिर रोटरी, अगर हम उसको पाकिस्तान लेवल पर बात करें तो रोटरी के अंदर मुख्तलिफ क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं और एज ए एनजीओ कर चुके हैं। तो हमें हमारा ज़्यादातर जो फोकस होता है वो बेसिकली लिटरेसी, पाकिस्तान के अंदर उस लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए। ओके। फिर इसी तरह जेल के अंदर जो मुख्तलिफ कैदी हैं उनके अच्छा। बच्चे वहाँ पे, ख़ास करके जो चिल्ड्रंस हैं उनकी उनके लिए एजुकेशन। एजुकेशन, जी हाँ। उनके लिए किताबें आप जी पहुंचाते हैं बिल्कुल अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी लास्ट ईयर भी सेंट्रल जेल में हमने एक एक्टिविटी की थी और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने वहाँ पे बच्चों को के बहुत सारे, मतलब अच्छे खासे तादाद में बच्चों को हमने केडर ये किया जो था। जेल के अंदर जो होते हैं लोग, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी जेल के अंदर ही रहते हैं? हाँ जी, वो एक बेसिकली देखें जेल के अंदर भी कुछ उनके कानून होते हैं कि एक सर्टेन एज के जो बच्चे हैं उनको वो चिल्ड्रन जो जेल होती है उसके अंदर रखते हैं। और वहाँ पे उनके ऊपर कोई ऐसा उनसे कोई मुशक्कत या इस तरह से नहीं किया जाता, बल्कि उनको ट्रेनिंग ही दी जा रही होती है। और मतलब उनको बड़े, तालीम दी जी जाती हाँ है, उनको बिल्कुल पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, उनको टेक्निकल साइड पे भी उनको तालीम दी जाती है और उनको वैसे एजुकेशन के अंदर बट उनको, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो जेल के अंदर बच्चे होते हैं, ये बच्चे वहीं पैदा होते हैं? नहीं नहीं, ये तो डेफिनेटली कोई ना कोई जुर्म करते हैं, इस एज में अच्छा आ चुके होते हैं वो अच्छा ऑलरेडी अच्छा अच्छा अच्छा। कि वो कुछ जुर्म ये करते हैं। मुजरिम होते ये हैं बच्चे? मुजरिम तो नहीं, हाँ मुजरिम ही होते हैं क्योंकि इनको बेसिकली सजा हो चुकी होती है तभी ये जेल में होते हैं। ओके 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 ओके। तो बेसिकली उनको, लेकिन चूंकि वो बच्चे होते हैं तो उनकी साइकोलॉजिकली जो ग्रोथ है वो ऐसी ना हो कि वो नेगेटिव साइड उनको पे ही चले मोटिवेट जाए। किया तो जाता है जी पॉजिटिविटी हाँ की बिल्कुल। तरफ। तो पुलिस, ओके। सिंध पुलिस और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पुलिस इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। सही। और ख़ास करके सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ एनजीओज के साथ और सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर के इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। और जो हमारी इस वक्त पुलिस है, अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको नज़र आएगा कि वो मिलकर के उनके साथ पुलिस अटैच्ड होके की, वो जी काम हाँ, कर रहे तो हैं। वो आवाम की फलाह के लिए भी और फिर विद इन जेल के अंदर जो कैदी हैं उनकी फलाह के लिए भी बट मुझे बहुत सारे बड़ी काम। एक चीज की ये हो रही है क्यूरियोसिटी कि ये बच्चे क्या करके आए होते हैं? चोरियां करके आए होते हैं? हाँ देखिए, मुख्तलिफ जराइम में होते हैं ये, चोरी भी होती है उसके अंदर, मुख्तलिफ और दूसरे जराइम होते हैं, उसी हिसाब से इनको सज़ा होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा, ये बच्चा हो या बड़ा हो, जितनी मेरी नॉलेज है, अगर मैं देखता हूँ, जितनी पढ़ना मुझे पता चाहे है और आगे कि बढ़ना चाहे। हाँ कि उनको विद इन पुलिस जो है उनको कोशिश पुलिस की यही होती है कि उनको एक ऐसा जेल के अंदर भी उनको इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको तालीम दी जाए कि जब वो बाहर निकलें तो एक बेहतर इंसान बन के निकलें। सही सही। तो पहले तो शायद इस तरीके से काम नहीं हो रहा था जेल के अंदर, हम सुनते रहे कि जी जेल में चले जाओ तो और अच्छा, ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ जी है हाँ लोगों के दिमागों में, बल्कि हमने भी फिल्मों में ही देखा हुआ है। ऑब्वियसली जेल जाने का इत्तेफाक कभी हुआ नहीं है हमारा, लेकिन ये हमने फिल्मों में देखा हुआ है कि अंदर मशक्कत कराई जाती है, बच्चों पे जुल्म होता है, बड़ों पे जुल्म होता है, बड़े अंदर मेहनत कर रहे होते हैं। इस तरह के हालात होते हैं अंदर? देखें, आई एम सॉरी, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, जी मेरा बट आई डिपार्टमेंट जस्ट नहीं है, वांट लेकिन टू जितना नो। मैंने देखा है हाँ, फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऑब्वियसली थ्रू मैं आप जब एक गया हूँ। सोशल वर्कर जी हैं, हाँ आप जाते जी हैं, हाँ आपको पता है, जी हाँ इसलिए मैं ये सवाल कर रही हाँ। हूँ। नहीं, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो तो ये कि खास करके मैं चिल्ड्रन जेल के अंदर अभी रिसेंटली होकर आया हूँ, वहाँ पे देखा था मैंने जा करके। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वहाँ पे। तो मेरे पास मैंने बाकायदा वीडियोस बनाई थी क्योंकि अच्छा 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 वहाँ अच्छा पे अच्छा। उनको प्लम्बरिंग वर्क, वहाँ पे उनको यानी कारपेंटर कि का बच्चों वर्क, को वहाँ कुछ पे हुनर टेक्निकल सिखाने की, हुनर बिल्कुल हाँ, टेक्निकल उनको चीजों सिखाया का जाता है। सिखाया जा रहा है। और क्योंकि देखें टेक्निकल काम करके अगर कोई बच्चा बाहर आता है और सीख कर एक आता है उसके तो हाथ उसको में जॉब हुनर होगा अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बाहर ज़्यादा आके हैं। वो जी फिर हाँ चोरी नहीं जी करेगा, वो बिल्कुल, काम करेगा मकसद और यही है। पैसे कमाएगा। और एग्जैक्टली। आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक
से वापस सैयद खुर्रम अनीस साहब के साथ हम बैठे हैं और ऐसी ऐसी बातें हमें जानने का मौका मिल रहा है जो कि हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप तो माशाल्लाह से हर जगह भी जाते हैं। खैर, मुझे ये बताएं, आपकी तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसमें अगर किसी ने इंश्योरेंस लेनी हो उसकी क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है उसके अंदर दो पार्ट हैं। जिस तरह मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं कि एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस है और एक इस्लामिक इंश्योरेंस है। बहुत से लोग हमारे यहाँ इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं, बीइंग मतलब इस्लामिक कंट्री। वो समझते हैं कि मतलब जो कि है भी कि इस इंश्योरेंस नहीं लेनी। हाँ। और वो रिस्क लेकर के चल रहे होते हैं जो खुदा ना खास्ता उनको आगे जाके कोई बहुत बड़ा नुकसान को भी बेयर करना पड़ जाए। हाँ। बट ठीक है, वो एक बेसिकली चूंकि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और हमारे साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो इसी चैलेंज को देखते हुए अगर आप देखेंगे कि बैंक के अंदर भी बहुत से इस्लामिक बैंक्स आए, जिस तरह मीज़ान बैंक हो गए, बैंक इस्लामी हो गए और दूसरे बैंक आए, और जो नहीं भी थे इस्लामिक बैंक तो उन्होंने अपनी विंडो खोली। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है हमें ये नज़र आता था कि जी एक बहुत बड़ा गैप है इस्लामिक इंश्योरेंस का, जिसको हम तकाफुल बोलते हैं। बेसिकली तकाफुल इज इस्लामिक नेम ऑफ इंश्योरेंस। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था जो लोगों को ये रिस्क अपने जो थे उसको रिस्क को मिनिमाइज भी करना था, बट वो जाते नहीं थे कन्वेंशनल उनकी इंश्योरेंस के मेंटालिटी को आपको चेंज करना था। और वो सही भी है, मेरे हिसाब से मजहब से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, तो वो उसको फॉलो करते थे। तो वो हमारे मजहब में है ट्रस्ट ऊपर का खाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, इट्स नॉट हलाल फॉर इन इस्लाम। बिल्कुल ऐसे, नॉट हलाल, बिल्कुल ऐसे ही। तो यही वजह है कि इस गैप को जो है इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई और बहुत सारे इस्लामिक बैंक खुले और साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम तकाफुल कंपनी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बॉर्न तकाफुल कंपनी, तो इस वक्त पाकिस्तान में दो ही कंपनियां हैं। एक कंपनी हमारी कंपेटिटर है दूसरी, और एक हम सलाम तकाफुल है। और बाकी जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं कन्वेंशनल कंपनीज हैं, वो जिन्होंने अपनी विंडो खोलनी है बिकॉज ऑफ उस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए जो हमने उनको इस फील्ड में आने के बाद दी। तो जब हम कॉम्पिटिटर आ गया ना, जी बिल्कुल, और कॉम्पिटिटर भी ऐसा कि जो बहुत से कि जिसको बीट नहीं कर सकते। जी, क्योंकि देखें बीइंग एन इस्लामिक कंट्री में बात बोलूँगा कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि जी हम अगर इंश्योरेंस कराएं तो तकाफुल के थ्रू कराएं। बिल्कुल सही है। तो जब ये तकाफुल आई पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे जो हमारे जो मुल्क के अपने लोकल बिजनेसमैन हैं उनकी तो प्रेफरेंस होती ही है। और फिर इनफैक्ट जो मल्टीनेशनल्स में भी होते हैं तो उनको फिर बिजनेस फिजिबिलिटी भी देख रहे होते हैं, और वो भी चूंकि हैं तो मुसलमान ही हमारे जो सीनियर पोजीशंस बैठे, तो उनका भी होता था कि जी डिसीजन जो है वो ऐसा हो जाए। में और बाकी बैंक्स में इसमें क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस कंपनी देखिए क्या डिफरेंस है? जी देखिए, बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है ना, अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक वाले भी जो है वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसमें और आपकी कंपनी तकाफुल में क्या डिफरेंस? देखिए, जो बैंक इंश्योरेंस दे रहे होते हैं ना वो तो लेते ही हमसे इंश्योरेंस, ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल अगर बैंक गाड़ियां लीज कर रहा है तो वो जो अगर इस्लामिक बैंक है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इस्लामिक कंपनी से ही इंश्योरेंस करा के देगा गाड़ी की, तो वो हमसे ही इंश्योरेंस ले रहे होते हैं बैंक। तो पीछे तो इंश्योरेंस कंपनी ही होती है, तकाफुल कंपनी होती है इस्लामिक बैंक की। इसी तरह जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस वाले हैं वो भी हमसे काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तकाफुल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल गई बिजनेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्री को कि वो इस्लामिक इंश्योरेंस ले सकें। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज के पास होती हैं वही सारी हमारे पास भी होती हैं। आपकी कंपनी से इंश्योरेंस जो है वो एक कोई भी आम इंसान किस तरह से आपसे राब्ता करे और उसके लिए क्या क्या चीजें जो है इम्पोर्टेंट? देखिए, हमारे मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हमारे वेबसाइट भी है सलाम तकाफुल की, उसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर है जिसपे कोई भी 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी कॉल करे और अपनी क्वेरी इनको बताए, वो फौरन उसको। इसके अलावा हमारा अपना एक ऐप भी है सलाम तकाफुल के नाम से, अगर आप प्ले स्टोर कंप्यूटर उसमें मोबाइल पे जाएं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है, हमारी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं।
और बेसिकली हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जिस तरह होता है बिल्कुल सेम हमारे पास भी गाड़ियों की इंश्योरेंस, हेल्थ की अच्छा इंश्योरेंस, लाइफ की इंश्योरेंस, अच्छा 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 अच्छा। फैक्ट्रियों की जिस तरह होता है, मशीनों की इंश्योरेंस, तो सेम बिल्कुल उसी तरह हम भी काम कर रहे होते हैं। बस हमारा वे ऑफ वर्क जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक थोड़ा का, चेंज है। वो बिल्कुल चेंज है। हम ओके ओके। बेसिकली एक वफ़ कि हमारा एक पूल होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रखते। जो अगर हमारा जो सो कॉल्ड जिसको आप प्रॉफिट बोलती हैं, जो हमारा सेव होता है, इंटरेस्ट। वो फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट तो नहीं कहेंगे, वो डेट इज प्रॉफिट, बट बैंक इस्लामिक वाले के इंटरेस्ट देते हैं ना। बैंक तो इंटरेस्ट देता है हाँ जो प्रॉफिट कमाता है हाँ उसके जी ऊपर। हाँ जी। बट इस्लामिक इंश्योरेंस में क्या होता है कि जी हमारा एक पूल होता है जिसमें सारा जो हम जो प्रीमियम जिसको बोलते हैं हम इस्लामिक, उसमें उसको कंट्रीब्यूशन वो उस पूल में चला जाता है, और वो जो उसमें से जब पैसा बचता है, दैट इज सपोज टू बी अ प्रॉफिट बट दैट इज नॉट प्रॉफिट। वो फिर हम अपने क्लाइंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके तो वो उसके क्लाइंट के प्रॉफिट, एक वो उसकी एक टेक्निकल कैलकुलेशन होती है। ओके ओके। तो हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते। अच्छा अच्छा यही अच्छा वो अच्छा। कॉन्सेप्ट है एंड टू एंड जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, कि जो एक कन्वेंशनल कंपनी और इस्लामिक कंपनी का फ़र्क है। इस्लामिक कंपनी ये जो प्रॉफिट है हाँ, वो ये ओन बहुत करती है। बड़ा डिफरेंस जी है हाँ, इसमें। ये मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल। और चूंकि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हाँ दैट इज़ वाई वी आर इस्लामिक जो प्रैक्टिस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो सही। ये इस तरह से ये चल रहा था, और हम हर किस्म की प्रोडक्ट ऑफर करें। वेल, विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू, और आपकी अगली जिंदगी के लिए और आपकी माशाल्लाह बिजनेस के लिए थैंक यू वेरी और मच, आपकी बहुत बहुत इंश्योरेंस शुक्रिया, कंपनी के लिए भी। थैंक यू। जाने का हो गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से अगर मैं देखूं, तो मैं समझता हूं कि दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है लाइफ के अंदर। एक चीज़ तो ये कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी काम करें उसकी आपकी नीयत सही होनी चाहिए उस काम में, और आप ये सोच के करें कि इस काम से मेरे अलावा दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो जब आपकी नीयत ये होगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है। और मेहनत, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको अपने बारे में भी बताया कि मैं जॉब के साथ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो पहले आप 9 to 5 जॉब करते हैं और उसके बाद फिर मैं बिज़नेस से रिलेटेड जो अपने काम थे वो करता था। रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक काम करते थे। तो ये मेहनत आपके लिए, और ईमानदारी के साथ आपने देखना है कि किस तरीके से आगे चलना है। और जब अल्लाह ताला ईमानदारी और आपके नीयत सही होती है तो अल्लाह ताला काम में बरकत देता है। तो ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही, और यही चीज़ है जो आगे से मेरा ख्याल है सबको काम आती है, कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आप ईमानदारी से काम करें और आप मेहनत से काम करें, तो अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। वेल डन सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। बहुत थैंक्स बहुत लॉट, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें थैंक दिया। यू। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।